नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आप सभी जानते हैं कि इसमें जो हम टॉपिक्स को कवर करते हैं, न्यूज़ को कवर करते हैं, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी सहायक होते हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, एसएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, द हिंदू एनालिसिस और भी जो समाचार पत्र है ना, वो एक महत्वपूर्ण माध्यम है, आपकी जानकारी के स्रोत हैं। तो बिना स्वाध्याय के, बिना समाचार पत्र अध्ययन के जानकारी का जो बेहतर संग्रहण है, कलेक्शन है, वो नहीं किया जा सकता है। तो आप इस बात को समझते ही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जो इसमें देखते हैं कि जो आपकी ना इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छी हो जाती है अगर आप इंग्लिश के समाचार पत्र को स्वाध्याय करते हैं और हिंदू एनालिसिस को सुनते हैं। तो बिल्कुल आप जब तक सत्र चलता रहे आप ईयरफोन लगा लें और शांतचित्त होकर बैठ जाएं और पूरे सत्र को सुने। ठीक है, पहला टॉपिक हाउस मैटर्स, मतलब संसद के जो सदन है, ठीक है, दो सदन है ना, ठीक है, एक वो जो है मतलब लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, उसको लेकर है। अब गतिरोध है सदन में बना हुआ, उसको लेकर चर्चा है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, गतिरोध है किसको लेकर के, तो जैसे कि विपक्ष की कुछ मांग है, सत्ता पक्ष की कुछ मांग है, उसको लेकर संसद चल नहीं रहा, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है द फोकास्ट आफ्टर अ फेक न्यूज कैंपेन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में फेक न्यूज कैंपेन पता होगा आपको कि वहाँ पे दिखाया गया कि बिहारी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं और इस वीडियो को, तथाकथित वीडियो को है ना, फेक वीडियो को सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया पर। उसके बाद फिर पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई और वास्तविक स्थिति सामने आई कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इस संबंध में आरोपी भी पकड़े गए हैं और पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, कुछ यूट्यूबर को भी पकड़ा गया है। तो कहने का मतलब है उसको लेकर पढ़ेंगे कि फोकास्ट इस संबंध में क्या है, आगे क्या है इस संबंध में। ठीक है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा जो है वो एंडलेस डिले है। ठीक है, उसको देखेंगे। और जो चौथा है द प्लान ऑफ अ राइट ऑफ वे इन साउथ इंडिया। ठीक है, अब देखो साउथ इंडिया ये तो पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल है, ये है ना, बीजेपी को लेकर है कि मान लो आपको पता होगा जो राम मंदिर का जो इस मुद्दा था, तो उस समय उससे पहले बीजेपी को बस हल्की सीटें थी, है ना, एक अंक में बीजेपी थी। बीजेपी की सीटों की संख्या किस में थी, इकाई अंक में थी, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के बाद ये दहाई अंक में पहुंच गई थी। काफ़ी बड़ी छलांग थी वो आंकड़ा जो था उसको यहाँ मेंशन भी किया गया है, ऊपर में आर्टिकल में देख सकते हैं। उसके बाद का ये उत्तर राज्यों में, खासकर उत्तरी राज्यों में देखा गया था उछाल, लेकिन दक्षिणी राज्यों में कहा गया बीजेपी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन फिर कर्नाटक में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की, उस सब को लेकर है, चलिए देख लेंगे। ठीक है, बाकी हम आप पहले टॉपिक को मूव करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, अब चलो देखो हाउस मैटर्स हम वर्ड बाय वर्ड यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप ना अपने एंड से भी स्टडी करें, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है, चार आर्टिकल्स का वर्ड बाय वर्ड पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम 2 से 3 आर्टिकल को देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है चलो, ऑन द लॉग जैम इन पार्लियामेंट, संसद में गतिरोध को लेकर है। तो गवर्नमेंट शुड नॉट अवॉइड और डिबेट ऑन इशूज ऑफ गवर्नेंस। सरकार को जो है मतलब शासन के मुद्दे पर चर्चा को अवॉइड नहीं करना चाहिए, है ना, उससे भागना नहीं चाहिए। द सेकेंड लेग ऑफ द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज इन डेडलॉक। देखो, डेडलॉक होता है गतिरोध, क्या होता है, गतिरोध, मतलब संसद में क्या है ना वर्तमान में जो है कि मतलब गतिरोध व्याप्त है। ठीक, गतिरोध किस मुद्दे को लेकर व्याप्त है, तो गतिरोध इसको लेकर है कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष से सहमत नहीं है और सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष से सहमत नहीं है। ठीक है, तो उसको लेकर गतिरोध है। ठीक, चलो इसमें आप देखो कि द रूलिंग बीजेपी जो है, पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो क्या चाहती है कि कांग्रेस के नेता जो है ना राहुल गांधी, वो माफ़ी मांगे। किसको लेकर के, उन्होंने लंदन में जो टिप्पणी की है, राहुल गांधी ने लंदन में टिप्पणी की कि भारत में लोकतंत्र पिछड़ रहा है। तो इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि आप ना, बीजेपी कह रही है कि आपने भारत में जो लोकतंत्र है उसका अपमान किया है, तो आप उसको लेकर माफ़ी मांगें। ठीक, तो ये किसकी, बीजेपी की मांग है। और दूसरी बात कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस कर रही है कि आप ना द कांग्रेस इज इंसिस्टिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये कह रही है कि जॉइंट संयुक्त संसदीय समिति बनाई है, कांग्रेस कर रही है। किसके लिए, ये कर रही है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और डिसऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेज हैं, ठीक है, अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आई है, तो उसको लेकर आप जेपीसी का गठन कीजिए। ठीक है, मतलब उसको बनाइए, है ना। तो सरकार उसको आगे सहमत नहीं दिख रही है।
अवॉइडेबल जो एविडेंस है, हाँ जो सॉरी अवेलेबल जो एविडेंस है, जो मतलब उपलब्ध जो साक्ष्य हैं वो बताते हैं कि मिस्टर गांधी ने हैड कैटेगरिकली स्टेटेड, उन्होंने बताया था कि चैलेंजेस जो इंडियन डेमोक्रेसी के सामने हैं उसको घरेलू स्तर पे मतलब सुलझाया जाना चाहिए। एंड रूल्ड आउट एनी रोल फॉर फॉरेन फोर्सेज विद द इंडियन डायस्पोरा एक्सपेंडिंग द ripple effects of policies in India are inevitable beyond the country's geographical boundaries। अब देखो यहाँ पे ये है कि गांधी ने जो बातें लंदन में कही, ठीक है। दूसरी बात कि जो आ, यहाँ पर है कि अगर आप भारतीय प्रवासियों की बात करें, ये बाहर भी हैं, तो मान लो यहाँ की भारत की जो पॉलिसी है इसका प्रभाव आपको बाहर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर रहते हैं, ठीक। इनफैक्ट आप बात करो, बीजेपी हैज़ फॉर लॉन्ग बिलीव्ड इन कल्चरल नेशनलिज्म। अब बीजेपी का हमेशा से विश्वास किस में रहा है कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ठीक है, विच इज नॉट कंटेंट विद इन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। मिस्टर मोदी हैड डिस्कस्ड नेशनल पॉलिटिक्स बिफोर ऑडियंसेज अराउंड द वर्ल्ड। मिस्टर मोदी ने प्रधानमंत्री ने जी ने जो नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर जो है ना वो चर्चा की है, ठीक है, इससे पहले है ना पूरी दुनिया में चर्चा की है। और डेमोक्रेसी दैट डज नॉट अलाउ क्रिटिसिज्म इंक्लूडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज अ कंट्राडिक्शन इन टर्म्स। देखो एक डेमोक्रेसी जो है ना वो अगर क्रिटिसिज्म को अलाउ नहीं करता है तो एक तरह से कंट्राडिक्टरी बात हो जाती है, कंट्राडिक्शन हो जाता है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र चर्चा परिचर्चा है ना। लोकतंत्र क्या है? आपको आलोचना करने का भी अधिकार देता है। आलोचना इस अर्थ में कि आप बेहतर होंगे, आप में कमी जो है वो बाहर आएगी, है ना। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाई, बिन सामुन बिन पानी बिना निर्मल करे सुधाए। तो निंदक जो है ना, आलोचना सही है, होनी चाहिए, तर्क संगत आलोचना होनी चाहिए। मिस्टर गांधी हैज नॉट बी एबल टू स्पीक इन पार्लियामेंट। मिस्टर गांधी जो है ना वो पार्लियामेंट में बोलने में सक्षम है नहीं, है ना। और अपनी बातों को रख पाने में कि उन्होंने टिप्पणी क्यों की उसको स्पष्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, आ नहीं रहे हो। मीनवाइल इसमें क्या हुआ, बीजेपी मेंबर ने एक मतलब राहुल गांधी को लोकसभा से टर्मिनेट करने का जो है वो प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन एक तरह से कहें ये अच्छा मूव नहीं है, अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, लोकतंत्र की गरिमा को ही ठेस पहुंचेगी, ठीक है। इन देयर क्लेम ऑफ एन अपॉलजी बाय मिस्टर गांधी, ठीक है। बीजेपी मिनिस्टर जो हैं वो ये भी क्वेश्चन को इवेट करें रिगार्डिंग गवर्नेंट पैट्रोनेज ऑफ द अडानी। देखो अडानी ग्रुप की जो बात है, जो क्वेश्चन है, अब राहुल गांधी से आप मतलब अपोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्षमा बीजेपी मेंबर्स कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्षमा मांगे, माफ़ी की मांग कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब उसमें ये एक तरह से जो अडानी ग्रुप पर जो क्वेश्चन है उसको भी पीछा छोड़ रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। द कांग्रेस हैज बीन सीकिंग answers from the government on the links between public sector life insurance corporation and स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद अडानी ग्रुप। दूसरी बात, कांग्रेस जो है वो क्वेश्चन क्या पूछ रही है, देखो कांग्रेस का क्वेश्चन यहाँ पे, विपक्ष का जो क्वेश्चन है कि जो पब्लिक सेक्टर जो है, मतलब पब्लिक सेक्टर के जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो LIC जो है ना, LIC में देखो कई सारे लोगों का LIC होता है, तो LIC एक ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट प्लेस है, वहाँ लोग निवेश करते हैं। तो आपको पता होगा ना, जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की और अडानी ग्रुप की शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, तो LIC के भी शेयर गिरे और स्टेट बैंक के भी, क्योंकि LIC ने इसमें निवेश किया हुआ है और स्टेट बैंक ने इसे कर्ज दिया हुआ था उसे, ठीक है, अडानी ग्रुप को। तो ये दोनों भी प्रभावित हुए। तो कांग्रेस कर रही है कि जो LIC का और स्टेट बैंक का जो संबंध है ना, उसको बताओ आप कि क्या लिंक है दोनों के बीच में, वो आंसर सरकार से चाहती है कांग्रेस, बताओ आप। बीजेपी और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो चुप है इस मुद्दे पर, ऑन द सीरियस ऑफ गवर्नेंस, है ना, दैट स्पेंस द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। जो मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ये सब जो है ना, इस पर बीजेपी जो है और सत्तासीन सरकार जो है, बीजेपी और सरकार है, बीजेपी की भागीदारी है ना, बीजेपी लेड गवर्नमेंट है ये, तो बीजेपी भी चुप है और सरकार भी चुप है, इस पर कुछ नहीं बोल रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखो इसमें इससे क्या होगा कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात आती है। देखो जिम्मेदारी जो है एंड उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, गवर्नेंस फेल्योर होता है, शासन में विफलता देखी जाती है, ठीक। चलो, द गवर्नमेंट जो है, राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर, देखो तीन है सरकार, राज्यसभा के जो सभापति हैं वो और लोकसभा अध्यक्ष हैं, इट शुड वर्क विद द अपोजिशन। इन्हें अपोजिशन विपक्ष के साथ चर्चा कर मतलब सही से काम करना चाहिए उचित तरीके से, फॉर अ डिस्कशन ऑन द इशूज अराइजिंग आउट ऑफ द अडानी कंट्रोवर्सी। मतलब ये तीनों हैं, सरकार, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष है, ठीक है। तो इन तीनों को क्या है, विपक्ष के साथ मिलकर चर्चा करनी चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए इशू जो निकल रहे हैं, किन मुद्दों पर,
अडानी वाला विवाद जो है उस पर ये चारों को साथ आना चाहिए और चर्चा विमर्श करना चाहिए। ठीक है, नाम बताए मैंने चारों को, चारों के नाम बता दिए आपको, सरकार, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और जो मतलब ऑपोजिशन है। ठीक, कमिंग क्लीन इज एसेंशियल फॉर इन मेंटेनिंग द गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। अब देखो, आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाओ, आप बिल्कुल स्पष्ट कर दो कि भाई मुद्दा क्या है। वो अगर क्लीन हो जाओगे आप ना, है ना, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट्स की जो साख है ना वो बची रहती है और साख बनी रहती है। ठीक, द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर सॉरी, देयर हैव बीन प्रेसिडेंट्स ऑफ जेपीसी इन केसेज ऑफ फाइनेंशियल स्कैंडल्स। अब देखो, फाइनेंशियल स्कैंडल्स हुए हैं ना, वित्तीय जो अनियमितता के मामले हुए हैं, उसमें जेपीसी के गठन की प्रक्रिया पूर्व में क्या है, देखी जा चुकी है, ऐसे उदाहरण रहे हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, चलो आप, ठीक है, हम यहाँ तक समझ के, ठीक है। अब मतलब फाइनेंशियल स्कैंडल में, इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्कैंडल से देखे गए हैं, बीजेपी हैज द नंबर्स टू गेट अवे विद एनी डिसरिगार्ड फॉर पार्लियामेंट्री नॉर्म्स। देखो, बीजेपी के साथ संख्या है ना, संख्या बल है। ठीक, लेकिन देखो इससे क्या है, संख्या बल है तो आप इसे मतलब पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के से आप हट जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बट इट शुड राइज अबव द टेम्पटेशन एंड इवॉल्व एज अ ट्रू पार्टी ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, आपके पास संख्या बल है, ठीक है, आप समझो बात को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको इस सब से उठना चाहिए, टेम्पटेशन से उठना चाहिए, इसके लोभ से, मोह से उठना चाहिए, अलग हटना चाहिए, और एक तरह से ना शासन की सही पार्टी बननी चाहिए। पार्लियामेंट हैज अ रोल टू प्ले इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट की भूमिका होती है जिम्मेदारी निर्धारण की, उत्तरदायित्व निर्धारण की, और बीजेपी शुड नॉट अवॉइड, बीजेपी को इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, और बिटरे अ न्यू लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी। ठीक है, तो बीजेपी को एक तरह से मतलब इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, और एक तरह से धोखा वाली बात या फिर इससे बचने की राह पर नहीं जाना चाहिए, मामले को स्पष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपस में विश्वास बहाली होगी, और विपक्ष और सत्ता पक्ष, मतलब अपोजिशन और रूलर पार्टी, है ना, जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी, विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों मिलकर साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो ये इस पर हाउस पर मतलब संसद पर जो सदन है उसको लेकर चर्चा थी, संसद को लेकर चर्चा थी। ठीक है, कि संसद को ना मतलब प्रोडक्टिव होना चाहिए, इससे काम करना चाहिए, और इससे जनता में एक सही मैसेज भेजना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम अब फिर अगले टॉपिक की ओर मूव करेंगे। ये टॉपिक तुम्हारा डन हो गया है। ठीक, द फोरकास्ट आफ्टर फेक न्यूज कैंपेनिंग तमिलनाडु, तमिलनाडु में फेक न्यूज कैंपेन आपको बताया तभी। ठीक है, उसके बाद जो स्थिति क्या है, देखो अब मुद्दा आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तमिलनाडु में क्या हुआ। मार्च की शुरुआत में मैलिशियस ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन बोलते हैं गलत सूचना को, तो कैंपेन चला, जो मतलब एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, मतलब कानून व्यवस्था का इशू था। ठीक है, अक्रॉस इशूज एंड मेड मीडिया हेडलाइंस अक्रॉस द कंट्री, पूरी देश में हेडलाइन बना। क्या हुआ, 4 दिनों के मतलब बीच में क्या हुआ, देयर वाज concocted and continuous narrative about migrant workers, है ना, हेलिंग फ्रॉम बिहार बीइंग सब्जेक्टेड टू वायलेंस इन तमिलनाडु। तो ऐसा न्यूज़ चलाया गया कि तमिलनाडु में ना, कि बिहार के वर्कर जो हैं, प्रवासी जो श्रमिक हैं, उस पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी किया इस मामले पर। ठीक है, तेजी से किया, एंड काउंटर दिस फॉल्स क्लेम्स। ठीक है, उसका मुकाबला किया विद फैक्चुअल रिपोर्ट, सही रिपोर्ट के साथ, ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन, जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेट किया, एंड पर्सनलाइज्ड अपील्स, और अपील की कि ये सही बात नहीं है। ठीक है, गुमराह मत होइए। ठीक है, चलो, द प्रोपोगेशन ऑफ फेक न्यूज, फेक न्यूज को जो फैलाना जो है ना, विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा घातक चीज़ हो गया है, खासकर चुनावी सीजन में, चुनावी माहौल में, जब क्या है ना, देखो अधिकतर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो सोशल मीडिया के थ्रू कंज्यूम होती है। अब फेसबुक लोग ज़्यादा चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, अब तो क्या होता है, लोग इस पर जो न्यूज़ वायरल वीडियो होता है ना उससे देख लेते हैं तो विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, और खासकर मान लो कोई वायरल वीडियो है और उसको किसी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान ने भी शेयर कर दिया बिना उसकी सत्यता की जांच किए हुए, तो इससे ये भी होता है कि भाई लोग विश्वास कर लेते हैं कि हाँ सही वीडियो है। अब देखो साइकिल ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन, देखो उसे काउंटर क्या कैसे किया गया है ना, उससे झूठ के न्यूज को। मार्च 1 को क्या हुआ, पब्लिक मीटिंग हुई थी चेन्नई में, टू मार्क द 70th बर्थडे ऑफ द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट द डी एम के, ठीक है,
जो मतलब देखो मार्च 1 को पब्लिक मीटिंग हुई चेन्नई में, 70वां बर्थडे मनाया गया किसका, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द द्रमिड़ मुनेत्र कड़कम के स्टालिन, वेरियस नेशनल लीडर्स सच एज इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस लीडर फारूक अब्दुल्ला, सभी के नाम दिए गए हैं। तो एक तरह से गैदरिंग थी, इसमें सभी नेता उपस्थित थे। ठीक है, सभी नेता क्या थे, उपस्थित थे। आप बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी उपस्थित थे, तेजस्वी यादव वो भी थे। ठीक है, समाजवादी के चीफ पार्टी के चीफ अखिलेश यादव भी थे और प्रेजेंट। ये सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इवेंट था। ठीक है, जब सभी जो मतलब ग्रुप ऑफ लीडर्स जो मतलब बीजेपी के विपक्ष में है वो सब वहाँ पे जमा थे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसके ठीक अगले दिन क्या हुआ, वीडियो क्लिप आने लगे किसके, तो मतलब प्रवासी श्रमिकों के, माइग्रेंट वर्कर्स के, जो तमिलनाडु से बिहार जा रहे हैं। ठीक है, होली की छुट्टी को लेकर के। ठीक, और उसे क्या कहा गया, उसे ये कहा गया कि ये लोग ना मतलब डर के जा रहे हैं क्योंकि इन पर हिंसा के मामले देखे गए हैं। ठीक है, अब देखो होली के समय होता है ये श्रमिक बाहर जाते हैं, तो देखा गया कि भाई हिंसा के मामले हो रहे हैं तो इसलिए ये लोग बाहर जा रहे हैं, इस तरह से इसको नैरेट किया गया। ठीक है, चलो ये कह के इसको शेयर किया गया। अब देखो टू नर्चर दिस नैरेटिव, इसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रे न्यूज स्टोरी जो थी है ना, इसको मतलब माइग्रेंट वर्कर को डेथ को लेकर एक कहानी गढ़ी गई। ठीक है, वर सीडेड ऑनलाइन, उसे ऑनलाइन पोस्ट किया गया इन ऑर्डर टू बिल्ड अ वाइडर कैंपेन। इससे क्या हुआ, इस मामले को और बल मिला कि हाँ लोग विश्वास करने लगे कि सही बात है, एक मजदूर की मृत्यु भी हो गई है। ठीक है, चलो। और दूसरी बात कि सोशल मीडिया हैंडल्स जो बीजेपी ऑफिस के हैं, जैसे बिहार के, यूपी के, इन्होंने भी डिस इन्फॉर्मेशन को मतलब इस गलत सूचना को सोशल मीडिया पर शेयर किया। वहीं कुछ मीडिया आउटलेट जैसे कि दैनिक भास्कर, ठीक है, लार्ज मीडिया ग्रुप है, उसने इस न्यूज़ को ना ऐसे इसको प्रोजेक्टेड दी न्यूज़ एज न्यूज़ विदाउट अटेम्प्टिंग टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस क्लिप्स। उसने भी इस न्यूज़ को स्टोरी को, इस कहानी को, माइग्रेंट वर्कर्स वाली कहानी को, भागने की, उन पर अत्याचार की कहानी को न्यूज़ की तरह पेश किया, बिना इन क्लिप्स की सत्यता की जांच की हुई, सत्यता की जांच भी नहीं की और इसको आगे बढ़ाया। इट वॉज लेफ्ट टू फैक्ट चेकर्स ऑल्ट न्यूज़, एक ऑल्ट न्यूज़ है वो फैक्ट चेक करती है कि न्यूज़ सही है कि नहीं, वो इसमें उतरा और उसने इस भ्रामक सूचना के जो मतलब को तोड़ा के बताया कि ये गलत है। अब देखो मतलब इन ऑर्डर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ को रोकने के प्रयास में क्या किया गया, यहाँ पे देखो फेक न्यूज़ को रोकने के प्रयास में, कंटेंट का प्रयास किया गया। तमिलनाडु सरकार ने, किसने, तमिलनाडु सरकार ने यूज द सर्विसेज ऑफ इट्स मतलब वेरियस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स टू प्रेजेंट द ट्रूथ। अब देखो वहाँ तमिलनाडु सरकार ने काफ़ी मतलब तेज़ी से काम किया और हेड ऑफ द पुलिस फोर्स को भी लगाया इस काम को, सत्य पता करो। तमिलनाडु पुलिस ने क्या किया, स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन दिया कि वीडियो क्लिप जो है ना जो सर्कुलेट किए जा रहे हैं उसके बारे में उसने, तमिलनाडु पुलिस ने सूचना जारी की। ठीक है, और सूचना जारी की, ठीक, उसको बताया कि स्थिति क्या है। ठीक, इन ऑर्डर टू मेंटेन, और सूचना जारी की और बताया कि जो मतलब सर्कुलेट हो रहे हैं ना वीडियो, ये क्या है, फॉल्स है और मिसीवियस है, मतलब ये गलत है, भ्रामक सूचना है, आप इस पर विश्वास न करें। स्टालिन ने भी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की और उसके बाद दैट देयर वाज एडिक्वेट प्रोटेक्शन, कि यहाँ पे जो सब प्रवासी श्रमिक हैं, बिहार के जो श्रमिक हैं तमिलनाडु में काम कर रहे हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। ठीक है, किसने कहा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री से फ़ोन पर कहा। हेल्पलाइन भी स्थापित की गई तमिलनाडु सरकार द्वारा, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मतलब जिला स्तर पर, खासकर उन क्षेत्रों में विद द कंसंट्रेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स की अधिकता है, जहाँ पे प्रवासी श्रमिकों की अधिकता है। मिस्टर स्टालिन विजिटेड सर्जिकल ग्लोव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नियर तिरुनेलवेली। वो मिस्टर स्टालिन जो है वो मतलब सर्जिकल ग्लोव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ही पहुंचे जो तिरुनेलवेली के में है, ठीक है, के पास है, जहाँ पे प्रवासी श्रमिक सब काम मतलब यूनिट में काम करते हैं। तो बिल्कुल तत्परता दिखाई गई, ठीक है, वहाँ की सरकार द्वारा स्थिति को देखने के लिए। ठीक, एंड इंटरेक्टेड विद इट्स माइग्रेंट वर्कर्स, बताया कि माइग्रेंट वर्कर्स उन्होंने बात भी की, ठीक है, जो कि झारखंड से हैं, झारखंड से थे, रीअश्योरिंग देम अबाउट देयर सेफ्टी। और उन्होंने, स्टालिन ने क्या किया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, कि उन्हें बताया कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हाई लेवल गवर्नमेंट डेलीगेशन जो है बिहार से कुछ अधिकारियों का दल भी गया तमिलनाडु और उसने कंफर्म किया
कि वहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, ठीक है, कोई वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स को टारगेट नहीं किया गया है। ठीक, इस पार्टिकुलर उदाहरण में देखा गया कि तमिलनाडु पुलिस का जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी तेज था। ठीक है, उन्होंने इस मिथ्या इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन को रोकने का पूरा प्रयास किया। हालांकि द मेलाइज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन रन्स मच डीपर, लेकिन ये जो काफ़ी ज़्यादा फैल गया था ये, ठीक है। व्हेन वन लुक्स एट व्हाट इज हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, it is apparent that disinformation campaigns have the potential to unfairly manipulate social and political outcome। देखो, अगर मना कोई देखता है कि बाहर क्या हो रहा है दुनिया के दूसरे पार्टों में, तो आप ये समझ जाओ ना, एक तरह से ये देखो कि आप इस डिसइंफॉर्मेशन के माध्यम से समाज के ताने बाने प्रभावित होते हैं, और ये बिल्कुल गलत तरीके से प्रभावित करता है लोगों को, सामाजिक व्यवस्था को और खासकर राजनीतिक व्यवस्था को, दोनों को प्रभावित करता है ये। ठीक, उसका देखो आप कि कीपिंग दिस इन माइंड सेवरल कंट्रीज हैव ऑलरेडी फेल्ट द नीड टू हैव इन प्लेस रोबस्ट रिस्पॉन्स टू डिसइंफॉर्मेशन। देखो, कई सारे ऐसे देश हैं ना जिसने इस डिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए कानून बनाए हुए हैं। यूरोपीय यूनियन है, उसने भी कानून बनाया हुआ है, ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाया हुआ है, ऑन डिसइंफॉर्मेशन 2022 बनाया हुआ है। कुछ ऐसे एक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं EU कोड के, इंक्लूड ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, वो ना पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञापन में ट्रांसपेरेंसी की मांग करता है। एम्पावरमेंट ऑफ फैक्ट चेकर्स और रिसर्चर्स, फैक्ट चेकर्स जो है जो सही फैक्ट को चेक करते हैं गलत है कि सही है, और रिसर्चर्स को सशक्तिकरण की यहाँ बात की गई है। ठीक है, टूल्स टू फ्लैग डिस इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए टूल्स बनाए गए, साधन बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बाहर भी इस खतरे से निपटने के लिए कई दोस्तों ने पुख्ता इंतजाम किए हैं कि ऐसी समस्याओं से सही तरीके से निपट लिया जाए। ठीक है, यूको का आपने समझ गया। हेल्थ प्रोपोज इनेक्टिंग द ऑनलाइन सेफ्टी बिल, ऑनलाइन सेफ्टी बिल भी इसने प्रोपोज किया है, उसको हम बनाएंगे। ठीक है, विच विल एक्सपेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वही सब है ना, विदेश में भी पहल की जा रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपेक्षा की गई है कि आप बिल्कुल जो प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है जिससे समस्या हो सकती है वो पूरी आप मॉनिटर करें। किससे कहा गया है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ठीक है, ये आपका दायित्व बनता है। हालांकि यूके बिल जो है उसको रिव्यू किया जा रहा है कमेटी के द्वारा, जो भी है। चलो, अब इसको इस यूके बिल के प्रोग्रेस में देखो कि प्रोविजन जो है मतलब लीगल बट हार्मफुल जो कंटेंट है उसको पहले से ही रिप्लेस किया चुका है क्रिएटर वन के साथ ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू एनफोर्स देयर टर्म्स एंड कंडीशंस इन अकॉर्डेंस विद देयर पॉलिसीज। ठीक, दूसरी बात देखो कि वहाँ पे देयर हैज बीन लिटिल और नो सीरियस डिस्कशन ऑन द मेनेस एंड द एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन इन इंडिया। अब देखो दूसरी बात क्या है, यूके में इतनी पहले हो चुकी, इतनी व्यवस्था हो चुकी, ठीक है, हम ऐसे इसको डील करेंगे। लेकिन भारत में क्या है, इन इंडिया, भारत में देखो डिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के, मतलब भ्रामक प्रचार को, गलत सूचना को लेकर के, उसके खतरे को लेकर के ऐसा कोई सीरियस डिस्कशन या कोई चर्चा ऐसी देखने को नहीं मिलती। भारत सरकार जो है, यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ ओनली एम्प्लॉयड नी जर्क मेजर्स, वो तो हल्के मतलब एक तरह के ऐसे उपाय अपनाए हैं, जैसे कि इंटरनेट शटडाउन कर देती है सरकार। ठीक है, बिना किसी मतलब प्रोपोर्शनलिटी के डॉक्ट्राइन के। ऐसा रिस्पॉन्स जो है ना, आप ये समझो कि मतलब कुछ ज़्यादा ही साधारण है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, ठीक है, और ऑटोक्रेटिक है। अब मोर स्टडीड देखो, एक मतलब ज़्यादा अध्ययन वाला कम्प्रिहेंसिव और कैलकुलेटेड सेट ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन चाहिए। ऐसा मतलब विधायी मतलब कार्रवाई चाहिए, विधायी कानून चाहिए जिसमें मतलब इसका अध्ययन किया गया हो, कम्प्रिहेंसिव हो और सही से उसकी गणना की गई हो। ठीक है, अगर मान लो कोई इफ देयर इज टू बी बैलेंस बिटवीन अलाउइंग फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम फॉलिंग प्रे टू द मैलिशियस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको क्या करना है, ठीक है, अगर आपको एक तरह से बैलेंस बनाना है, ठीक है, कहाँ पर आप फ्री स्पीच देना है आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है, और अपने नागरिकों को गलत सूचनाओं के प्रकोप से बचाना है, तो ठीक है, तो उसके बीच संतुलन की बात आती है, तो आपको ये सब करना ही होगा। ठीक, आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इन द केस ऑफ आप देख लो तहसीन एस पूनावाला और भारत सरकार के केस, भारत संघ के केस में 18 का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सरकार की ड्यूटी बनती है, किसकी बनती है?
कहा कि सरकार की ड्यूटी बनती है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की, बनती है कि वो ऐसे कंटेंट को रोके, ऐसे गलत कंटेंट को रोके जो समाज में हिंसा समस्या क्रिएट कर सकते हैं, मॉब वायलेंस हो सकता है ना। तो इस सब को रोके, तो सरकार की ड्यूटी बनती है ऐसे कंटेंट को रोकने की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हालांकि मैनी पीपल कैन रिकलेक्ट द पैनिक इंडिया विटनेस्ड इन मैनी इंस्टेंसेज रिजल्ट ऑफ फेक न्यूज ड्यूरिंग द अर्ली मंथ्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है। अब देखो कि आप ये कई लोग ना उसको भी याद कर सकते हैं, उस पैनिक को, उस दर्द को, उस बुरे एहसास को, जब भारत में कोविड-19 का दौर था ना, उस समय भी फेक न्यूज़ काफ़ी फैलती थी शुरुआती टाइम में, शुरुआती कोविड टाइम में। सुप्रीम कोर्ट ने अलग आलोक श्रीवास्तव के बनाम भारत संघ के केस में कहा 2020 में कि जो पब्लिक या इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ना, जनहित याचिका जो है ना, वो माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति पर, जो मतलब हजारों किलोमीटर पैदल जा रहे हैं घर, जब देश में पहला लॉकडाउन किया गया था, है ना, तो उसको भी लेकर मतलब कोर्ट में मामला डाला गया था। ऐसे इंस्टेंसेस जो है ना बताते हैं कि ये रियल डेंजर जो पब्लिक व्यवस्था, मतलब पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था के सामने जो वर्तमान खतरे हैं, वो मतलब फेक न्यूज के कारण मतलब हैं। ठीक है। फेक न्यूज इस तरह से एक बड़ी समस्या बन गया है हम लोगों के सामने। ठीक। चलो, अब रैदर देन कमिंग अप द रोबस्ट फ्रेमवर्क, अब देखो, अब मजबूत फ्रेमवर्क सरकार ला नहीं रही है, और रूट कॉज जो है ना, मतलब गलत सूचनाओं की जो मूल जड़ है उसको देख नहीं रही है। और जो केंद्र है ना, उसने क्या किया हुआ है, उसने ज़्यादा काम उसमें, वो ज़्यादा मेहनत उस पर किया है, ज़्यादा ज़्यादा ध्यान उस पर दिया है, उन्होंने ग्रेट पावर्स उस पर यूज किया है, जो उससे लगता है ऐसे कंटेंट जो उससे गलत लगता है। जैसे कि आप देखो, सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये सेक्शन 69A का यूज करती है, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन है 2000 का। भारत सरकार ने ऐसे मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन पर रोक लगाया है ऑनलाइन पर, जो इससे लगता है जो मतलब भारत के मतलब संप्रभुता और अखंडता के हित में नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, या फिर पब्लिक ऑर्डर की जो है ये, या फिर मतलब सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य के हित में नहीं है, उसको सरकार इसके माध्यम से रोकती है। तो सरकार के पास एक यही जरिया है, बाकी का यूज सरकार नहीं करती, क्योंकि ऐसे कोई कानून है नहीं, तो सरकार को बनाना चाहिए। मोर रिसेंटली देखो, यूनियन जो है ना ब्रॉट ऑर्डर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो सरकार ने क्या किया, अभी देखो संघ ने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स को रूल्स 2021 लेके आई, या IT रूल्स 21 भी आप इसे कह सकते हो। किस लिए? तो ये रेगुलेट करने के लिए ऐसे कंटेंट को जो कि हाँ मतलब ऑनलाइन पब्लिशर्स डालते हैं। ठीक है। द रिसेंट ड्राफ्ट अमेंडमेंट जो हुआ है IT रूल्स 21 में, जो हालिया संशोधन हुआ है, वो प्रेस सूचना कार्यालय को ऐसी शक्ति देता है ना। प्रेस सूचना कार्यालय पता होगा आपको, ये किसके अंदर काम करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, उसके अंदर काम करता है ये। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को ये मतलब अनुमति देता है, या जो मतलब नियम है, संशोधन है, कि आप जो सरकारी निकाय है उससे संबंधित जो गलत इन्फॉर्मेशन जो फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आप उसको रोकें। ठीक। अब इट इज अपेरेंट दैट द फोकस हैज मोर टू डू विद कंटेनिंग क्रिटिसिज्म। अब देखो, बात स्पष्ट है यहाँ पर कि जो ध्यान जो है ना, जो ज़्यादा ध्यान इस पर है कि भाई सरकार के खिलाफ आलोचना है ना, उस पर रोका जाए, ना कि उस सरकार की खिलाफ आलोचना, इस नेताओं के खिलाफ आलोचना है, उस वाले कंटेंट को रोका जाए, ना कि फेक न्यूज को। है ना। तो उस स्तर पर जिस तरह से सरकार अपनी आलोचना के खिलाफ कानूनों का प्रभावी प्रयोग करती दिखती है, फेक न्यूज के खिलाफ भी उसे करना चाहिए। आर्टिकल में इस बात पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। ठीक। अब देखो, द स्प्रेड ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन, देखो डिस इन्फॉर्मेशन का जो स्प्रेड है ना, प्रोजेक्टिंग डिस्कॉर्ड बिटवीन तमिल्स एंड मैग्रेंट। देखो, एक तरह से जिस तरह की ये घटना घटी है ना, घटना की आप एक तरह से क्रोनोलॉजी आप समझिए, एक क्रम अनुसार जिस तरह से घटना हुई, जिससे क्या हुआ, तमिल और माइग्रेंट वर्कर, जो तमिल हैं और जो प्रवासी श्रमिक है, दोनों के बीच क्या हुआ, खाई इससे पैदा होती है। जो मतलब तमिलनाडु में रहते हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स, तमिल वहाँ के लोकल जो है, नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू इनसाइट कम्युनल डिसहार्मनी। इससे क्या है, ये कुछ ऐसा है कि देखो, आपसी जो मतलब कम्युनल जो सांप्रदायिक है, जो है ना, जो हम एक तरह से जो कम्युनिटी है उसके बीच की जो मतलब सहृदयता है, सद्भाव है, उसको खत्म करने की कोशिश है ना। दो समुदायों के बीच, दो समूहों के बीच झगड़ा कराने की कोशिश है। ठीक है। गलत सूचनाओं का आदान प्रदान।
अब गलत सूचनाएं किसी समुदाय को टारगेट करके फैलाई जाएंगी, किसी समुदाय को आरोपी बताया जाएगा, किसी को पीड़ित बताया जाएगा, तो डेफिनेटली लोग विश्वास करेंगे और दोनों समुदाय के बीच दूरी बढ़ेगी, वही यहाँ पे कहा गया है। जी अनफॉर्चुनेट, यह मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई सारे सोशल मीडिया हैंडल जो है, जैसा कि बीजेपी ऑफिस से संबंधित हैं, उसके बाद कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं, उसने इन न्यूज़ों को काफ़ी फैलाया है ना। हालांकि इट द टाइम ऑफ द कैंपेन स्पेशली आफ्टर द मार्च 1 इवेंट which points the needle of suspension to the BJP and its affiliates, though the overall damage this information campaign has caused was contained on this occasion. It serves as an ominous indicator of what lies ahead in the lead up to the general election 2024। देखो जो भी घटनाक्रम हुआ वहाँ पे मतलब एक तरह से ये जो फेक न्यूज़ फैला, अभी मैंने बताया आपको कि तमिलनाडु में सभी जो बीजेपी की आलोचना करते हैं, बीजेपी के जो विपक्षी दल हैं, ठीक है, तो उसके नेता वहाँ जमा हुए थे, एम के स्टालिन के यहाँ, ठीक है, तमिलनाडु में जमा हुए थे, उनकी पहल पर, स्टालिन की पहल पर, है ना, गैदरिंग थी नेताओं की, ठीक है, जो विपक्षी नेता है। तो उसके बाद इन खबरों का, फेक न्यूज़ का फैलना स्टार्ट हुआ। और दूसरी बात ये है कि अब नेताओं की गैदरिंग बढ़ेगी, ये एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो उसके बाद ये घटना देखी गई। तो 2024 इलेक्शन आता है, तो देखो अब मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जा रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन आने की ये शुरुआत हो, इस तरह के न्यूज़ है ना। तो तो ये सब बातें हैं lead up to general election in 2024 where voters will rely on information through social media more than any other source। दूसरी बात कि इलेक्शन जो होता है ना, अब देखो अधिकांश वोटर जो है ना अब सोशल मीडिया पे समय देते हैं, तो खासकर अगर इस तरह के न्यूज़ है ना, भ्रमित करने वाले समाचार आएंगे, तो वोटर किस आधार पे वोट डालेंगे? उन्हें तो सच सही समाचार मिलने चाहिए ना। तो आवश्यकता इस बात की है कि फेक न्यूज़ को रोका जाए, ठीक है, क्योंकि फेक न्यूज़ किसी भी प्रकार से हमारे हित में नहीं है, किसी के भी हित में नहीं है। समाचार जो होने चाहिए सटीक होने चाहिए, और ये ना आपस में विद्वेष, सामाजिक वैमनस्य, एक तरह से परेशानी, दो समुदायों के बीच ईर्ष्या, द्वेष, शंका की निगाह से देखना, स्थानीय समुदाय और प्रवासी समुदाय के बीच दूरी, इस प्रकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो भ्रामक सूचनाएं होती हैं, जो फेक न्यूज़ होते हैं, यही काम करते हैं, ठीक है, आपस में दूरी बढ़ाते हैं। तो खासकर हमें भी सतर्क रहना चाहिए। हमें भी किसी ऐसे प्रकार के जो कंटेंट आते हैं, ऐसे इस प्रकार के वीडियो आते हैं, उसकी सत्यता की जांच के बिना उसे हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, आगे शेयर नहीं करना चाहिए। ये हमारा भी दायित्व बनता है, ठीक है। और सरकार का भी दायित्व बनता है कि सरकार इसको सही से ले, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हों, है ना, सभी अपने दायित्व का सही से निर्वहन करें, और नागरिक भी अपने दायित्व को समझें, ताकि वो डिस इन्फॉर्मेशन को, गलत सूचना को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर आगे बढ़ाते हैं तो इससे और भी लोग पैनिक हो सकते हैं, ठीक है, लोगों में डर हो सकता है। तो बिल्कुल सोशल मीडिया का यूज करें, लेकिन संभल कर करें, और आपसी सद्भाव एवं सामंजस्य, है ना, एकजुटता आदि को बनाए रखा जाए। ठीक है, तो आर्टिकल में इन्हीं मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था कि आखिर ये क्या क्या मुद्दे थे, क्या क्या इसमें शामिल विषय हैं, ठीक है। पूरा आपको डिटेल वाइज मैंने बताया, है ना, वर्ड बाय वर्ड पूरे विवरण मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आशा है कि आपको यह एनालिसिस समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर कोई आपको डाउट हो तो हमें अवश्य बताएं, कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।